हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल उपक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त साहस एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी। ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ग्लोबल एंटरप्राइज जो हमारी जितनी भी एंटरप्राइज है वो ग्लोबल के थ्रू कैसे फैल रही है और किस तरीके से काम कर रही है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है उसका किस तरीके से फैलाव हुआ है विश्व भर में और इन्होंने किस तरीके से ग्रोथ करा है। ठीक है, सरकार ने किस तरीके से इनको फ़ायदा दिया है। ठीक है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे इसके बेनिफिट है या इसके नुकसान है उसके बारे में जानेंगे। और सार्वजनिक और निजी साझेदारी के बारे में भी हमने पढ़ रखा है कि सार्वजनिक और निजी साझेदारी हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो चलिए आज हमारा चैनल को चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले और मैं और भी चैप्टर्स के वीडियो जो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यवसाय एक से अधिक देशों में फैला हुआ होता है। देखो कि एक ऐसा बहुराष्ट्रीय कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसा नाम माना जाता है जो एक ऐसी कंपनी है जिसका जो बिजनेस है वो एक से ज़्यादा देशों में क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, मतलब इसका एक जो हेड होता है वो एक देश में होता है, बाकी इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो अलग अलग देश में फैले हुए होते हैं। हम दैनिक जीवन में अनेक ऐसी कंपनियों के नाम सुनते हैं और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं कि हम दैनिक जीवन रोजाना की ज़िंदगी में हम ऐसे बहुत सारी कंपनियों के नाम सुनते हैं और उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, जैसे आपके आ गया टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स वगैरह। ठीक है, आदि ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके द्वारा निर्मित वस्तुएं सभी परिवारों में प्रयोग की जाती है। अब आता है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ। बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी एक तरीके से एक ऐसी कंपनी है जिसका पंजीकरण किसी एक देश में होता है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है किसी भी एक देश में होता है जहाँ पे इसको खोला जा रहा है, लेकिन वो माल का उत्पादन एवं बिक्री अन्य देशों में करती है। लेकिन वो क्या करती है, प्रोडक्शन किसी और जगह करती है, खरीद बेचना कहीं और करती है। ठीक है, इन्हें ग्लोबल कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं कि ये एक तरीके से ऐसी कंपनी होती है मल्टीनेशनल कंपनी जिसका एक इस्टेब्लिश जो हम करेंगे वो एक देश में करेंगे, इसके ब्रांच जो होंगे वो अलग अलग देशों में होता है। नेक्स्ट कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता। क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फायदे हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनी के? पहला, केंद्रीय प्रबंधन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट एक होता है एक तरीके से। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यालय अपने गृह देश में होता है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो अपने देश में ही होगा। ये कंपनी अपने व्यवसाय का फैलाव अन्य देशों में ब्रांचेस तथा सहायक कंपनियां खोलकर करती है। देखो क्या कह रहा है कि ये जो कंपनी होती है वो अपने या अन्य देशों में क्या करती है, इनके ब्रांचेस खोल लेती है या उसी की तरह सेम कंपनी जो होता है वो खोलकर चलाती है। ठीक है, जिसे सहायक कंपनियां कहते हैं। अन्य देशों में चलाए जा रहे व्यवसाय का प्रबंध मुख्य कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। देखो कि जो भी अन्य देश में जो भी चलाई जा रही जो इनका बिजनेस है उसका जो क्या कहते हैं कार्यालय, जो भी काम वगैरह जो होगा उसको कौन क्या कहते हैं देखेगा, कौन इसको निरीक्षण करेगा। ठीक है, कौन इसके ऊपर मैनेजमेंट करेगा, ये सारे कौन करता है, हमारा हेडक्वार्टर ही करता है जो उसका मेन कंपनी होता है। सभी शाखाओं में सहायक कंपनियों को मुख्य कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का पालन होता है। विश्व स्तर पर फैलाव होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का व्यवसाय अनेक देशों में फैला होता है। ये कंपनी मेजबान देशों की स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाती है। देखो क्या करें कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसा बिजनेस है वो जो बहुत सारे देशों में फैला होता है और ये जो कंपनी होती है जिस देश में स्टैब्लिश की जाती है, जिस देश में इसके ब्रांच होते हैं उस देश का क्या करते हैं लोग, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल वगैरह या उन वहाँ से जो भी इनको क्या कहते हैं फायदा होता है उन फायदाओं को क्या कहते हैं लाभ उठाते हैं और लाभ उठाकर अपनी कंपनीज के बिजनेस को चलाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है उच्च क्वालिटी के उत्पादन, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी को विश्व स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करना होता है इसलिए उत्पादों की क्वालिटी पर इसका विशेष ध्यान होता है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई होती है, तो इस वजह से इनके कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इनको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है मार्केट में। तो कॉम्पिटिशन का सामना करने के लिए ये अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी क्वालिटी में क्या करते हैं, बेचते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है बड़ा आकार। बहुराष्ट्रीय कंपनी की संपत्ति बहुत अधिक होती है क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा IBM की संपत्ति का मूल्य लगभग $8 मिलियन है कि हमारा IBM जो मल्टीनेशनल कंपनी, इन कंपनी का जो इसमें कैपिटल लगाया गया था वो $8 मिलियन का लगाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार एक हमारा अन्य कंपनी जो है वो ITT की 70 देशों में लगभग 800 शाखाएं, मतलब 70 देशों में इसकी 800 ब्रांचेज है। तो ये इतनी बड़ी मल्टीनेशनल
मल्टीनेशनल कंपनी है। फिफ्थ पॉइंट कहता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच है, अनेक उत्पादों, अच्छी क्वालिटी, बड़े स्तर पर अनुसंधान की ये जो कंपनी होती है इनके प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च करती है, बहुत बड़े लेवल पर इसका फैलाव होता है, इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो होता है बाजार में इनका जो ग्रोथ होता है, इनकी जो पहचान होती है वो बहुत जल्दी हो जाता है। सिक्स पॉइंट कहता है हमारा विज्ञापन पर विशेष ध्यान देते हैं, ये कंपनी विज्ञापन पर विशेष ध्यान देती है, यही इसकी सफलता का भी राज है कि ये जो कंपनी होती है बड़े क्या कहते हैं हाई लेवल की होती है और बहुत मार्केट में ग्रोथ करती है, तो इसको अपने कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट इनको करनी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं इनकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो और इनके प्रोडक्ट की सेलिंग हो, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मूल्यांकन, अब मल्टीनेशनल कंपनी की जो एवल्यूशन है वो किस तरीके से होगा, कैसे पता चलेगा कि मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है या इसके ग्रोथ ना होने से हमारे क्या कहते हैं इकोनॉमी को किस तरीके से नुकसान है, इसको हम कैसे नापेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना से जहां एक और मेजबान देशों के सस्ते व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद प्राप्त होने लगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय व्यवसाय के अस्तित्व को खतरा भी पैदा हुआ। देखो क्या कह रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी की जब स्थापना हुई तो वहां के जो देश है वहां पे अच्छी क्वालिटी के उत्पादन प्राप्त हुए लोगों को, और वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय बिजनेस है, जो छोटे लेवल के जो बिजनेस होते हैं इनको इनका जो अस्तित्व है इनमें खतरा हो गया। क्यों? क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनी आई तो ये जो प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी की देने लगी, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो स्थानीय बिजनेस है, जो छोटे लेवल के जो बिजनेस हैं वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाए। बहुराष्ट्रीय कंपनी का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है अथवा खराब। कभी कभार क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो अब किसी भी देश की इकोनॉमी सिस्टम पर इसका प्रभाव जो होता है वो अच्छा भी पड़ सकता है या खराब भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करती है तो इससे वहाँ की जो इकोनॉमी सिस्टम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अब ये जो इफेक्ट आएगा वो तीन कारणों से आ सकता है। पहला राजनीतिक कारण से, सामाजिक कारण से या आर्थिक दशाओं पर भी निर्भर कर सकता है, ठीक है। राजनीतिक अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज करी है तो इस वजह से भी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कुछ ना कुछ नुकसान या लाभ के निश्चित हो जाती है। दूसरा सामाजिक कारण से, तीसरा हमारा आर्थिक, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के मूल्यांकन के लिए इनमें से मेजबान देशों के होने वाले लाभ व हानियों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसका लाभ पढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ, क्या लाभ है? पहला, विदेशी विनियोग में वृद्धि। अब देखो क्या है कि इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या कह रहा है कि जब हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है तो इससे हमारा जो मल्टीनेशनल कंपनी है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करती है और उस जगह की जो हमारी इकोनॉमी है वो भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगी। कैसे? सभी देश ये चाहते हैं कि विदेशी पूंजी का विनियोग उनके देश में, इन्वेस्टमेंट मतलब हर एक देश ये चाहता है कि बाहर की जो देश है हमारा, बाहर का जो विदेश है हमारा, उसका जो पैसा है, उसका जो डॉलर है वो हमारे देश में क्या हो, इन्वेस्ट करे लोग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करना जिसकी आवश्यकता वस्तु के आयात के लिए होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना से विदेशी पूंजी स्वयं ही आ जाती है। देखो क्या कह रहे हैं कि जब सपोज कि भारत में एक मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारा इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, अब उसके जो अलग अलग ब्रांचेस है वो अलग अलग कंट्री में है, तो बाहर की जो कंट्री होगी वो क्या करेगी, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर्स लगाएगी, कैपिटल लगाएगी, तो इससे क्या होगा, उनके डॉलर हमारे देश में आएंगे। अब उनके डॉलर हमारे देश में आने का एक ही मोटिव होता है कि जब हमें कोई फॉरेन कंट्री से किसी सामान की नीड होती है तो उसको खरीदने के लिए हमें उनके डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब हम कोई भी सामान उन देशों से मंगाते, उन विदेशों से मंगाते हैं, तो हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें उनकी जो पेमेंट है वो डॉलर में करनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना से जो विदेश की जो पूंजी है, विदेश का जो कैपिटल है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट कहता है रोजगार में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हुए। देखो क्या कह रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल की कंपनी जब स्टैब्लिश हुई तो इससे वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को अच्छे रोजगार मिल जाते हैं, ठीक है। कम एजुकेटेड लोग जो तो उनको भी अच्छा सा काम मिल जाता है, क्योंकि ये कंपनी बड़े स्तर पर व्यवसाय करती है, इसलिए इनमें अधिक लोगों की भर्ती की जाती है।
संसाधनों का उचित उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से किसी देश में बेकार पड़े हुए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग होने लगता है। कि देखो हमारा क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जब स्टैब्लिश करते हैं तो किसी भी देश में पड़े जो बेकार है मानवीय भौतिक जो हमारे क्या कहते हैं जितने भी रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस का ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। तकनीकी रूप से विकसित होने के कारण ये कंपनियां बेकार पड़े संसाधनों का अच्छा उपयोग कर लेती है। इसमें देश की आय में वृद्धि होती है। तकनीकी रूप से मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी वगैरह इन सब चीज़ों का क्या कहते हैं इस्तेमाल करके जो भी हमारे बेकार से बेकार संसाधन होते हैं उनको अच्छी क्वालिटी में चेंज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे देश की जो इनकम होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट कहता है तकनीकी विकास। बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना से एक देश में हुई तकनीकी विकास का लाभ अन्य देशों में को भी पहुंचता है। कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब ग्रोथ करने लगते हैं, टेक्निकल ग्रोथ करने लगते हैं, मशीनरी वगैरह ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चाहिए होता है, तो इससे दूसरे देश को भी क्या होता है ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, परिणामतः ये देश भी तकनीकी रूप से विकसित होने लगते हैं। स्थानीय एकाधिकार की समाप्ति। कुछ उत्पाद ऐसे हो सकते हैं जो कि गिनी चुनी कंपनियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन कंपनी को उन विशेष उत्पादों को बाजार पर एकाधिकार हो जाता है। जैसे कि कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो किसी मेन चीज़ों का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, बाकी कंपनियों से हटकर। तो इससे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को नीड होती है और वैसी कंपनी उस मार्केट में नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो अपना एक अधिकार जमा लेता है मार्केट में। ठीक है, एकाधिकार का लाभ उठाते हुए भी उपभोक्ता को ऊंची दर पर माल बेचती है और उनका शोषण करती है। और ये जो कंपनी होती है क्या करती है कि जब इनको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ इनके अलावा कोई नहीं बेच रहा समाज में, तो ये क्या करती है कस्टमर को ऊंची रेट पे हाई रेट पे माल को बेचती है और उनका क्या करती है ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। मतलब जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी जब आती है तो इसके आगमन से जो भी कॉम्पिटिटर होते हैं तो उसमें कॉम्पिटिशन जो होता है मार्केट में बढ़ जाता है। इससे स्थानीय कंपनियों को या तो उत्पाद के मूल्य में कमी करनी पड़ती है तथा क्वालिटी के सुधार करना पड़ता है अथवा बाजार से बाहर हो जाती है। ठीक है, ये या तो जब अगर इनको लगता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है तो इससे स्थानीय कंपनी जो वहाँ की छोटी मोटी कंपनियां जो होती है उनको या तो अपनी क्वालिटी में चेंजेस लाना पड़ता है, या तो अपना सामान का रेट कम करना पड़ता है, या तो उनको जो मार्केट है उससे इनको निकल जाना पड़ता है। ठीक है, प्रबंधकीय विकास क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी नवीनतम प्रबंधकीय पद्धतियों की जानकारी रखने वाले लोगों की ही प्रबंध के रूप में नियुक्त करती है। देखो क्या कह रहे हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है नई सोच रखने वाले लोगों को ही नई सोच रखने वाले जिनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो, ठीक है, बिजनेस के बारे में कैसे डेवलप करना है, ठीक है, तो उसी को ये मैनेजर के रूप में नियुक्त करती है मैनेजमेंट के पोस्ट पे। इन कंपनियों में रोजगार पाने के इच्छुक स्थानीय लोग प्रबंध के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान करते हैं और ये इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार पाने के लिए वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं मैनेजमेंट करना, ठीक है, और यहाँ पे जैसे रिसर्च करना ये सब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, निर्यात में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनी की सफलता से प्रभावित होकर अनेक स्थानीय उद्यमी भी बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना करते हैं। इससे देश के निर्यात में वृद्धि होती है, क्योंकि देश के निर्यात में क्या होता है कि जब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी ग्रोथ करने लगती है तो इससे बाकी लोग भी जो होते हैं वो भी उन कंपनियों को देख कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगते हैं अपनी कंपनियों में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो जो हमारा इंडिया या सपोज किसी भी देश का जो सामान है वो बाहर की कंट्री में क्या होने लगता है निर्यात होने लगता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट होने लगता है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो क्या कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी है वो ग्रोथ करने लगती है। अब आते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हानियाँ। क्या क्या हानि है इसके। घरेलू उद्योगों को खतरा हो जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास विशालकाय वित्तीय साधन उपलब्ध होने के कारण घरेलू उद्योग प्राय इनके सामने प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते, क्योंकि घरेलू उद्योग जो होते हैं वो छोटे मोटे उद्योग होते हैं और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाथों से सामान को बनाते हैं। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। तो इस वजह से जब मल्टीनेशनल कंपनी आ जाती है और इनका जो कैपिटल होता है हाई रेट पे होता है, तो इस वजह से ये लोग जो होते हैं प्रतियोगिता नहीं कर पाते और ये जो होता है समाज से हट जाते हैं। कुछ कमज़ोर कंपनियों को तो अपना व्यवसाय ही बंद करना पड़ता है।
लाभों की गृह देश में वापसी। इन कंपनियों को बहुत अधिक लाभ होते हैं, इन लाभों को वे अपने देश में ले जाते हैं। ऐसा करने से मेजबान देश के विदेशी विनिमय कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका मतलब यह है कि ये जो देश, जब इन कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाता है तो जिस जगह पे इनका हेडक्वार्टर होता है उस जगह पे लोग अपने जो भी बेनिफिट है उसको लेके चले जाते हैं। इस वजह से जिस देश में इन्होंने अपने बिजनेस के ब्रांचेस खोले उस देश को कोई भी फायदा नहीं हो पाता। ठीक है, स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी विशालकाय स्थिति के कारण अल्प विकसित देशों पर अपना प्रभुत्व आसानी से बना लेती है। पहले ये कंपनी सरकार की कई तरह से सहायता करती थी और धीरे धीरे सरकारी निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने लगती है। किसी भी देश के लिए स्थिति सुखदायी नहीं है। देखो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है बहुत बड़े लेवल पे क्या कहते हैं देश में विकास करती है। ठीक है, इसका अपना अस्तित्व जो होता है वह जमा लेती है। पहले जो कंपनी होती है सरकार की कई तरह से सहायता करती है। ठीक है, धीरे धीरे सरकारी निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने लगती है। ये जो कंपनी होती है ये सरकार की बहुत तरीके से हेल्प करने लगती है। सरकार के जो निर्णय होते हैं उसमें भी ये क्या करने लगती है, हाथ डालने लगती है। किसी भी देश के लिए स्थिति सुखदायक नहीं होता। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मेजबान देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी लापरवाही से प्रयोग करती है। इस प्रकार देश के अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित प्रयोग करने से हानि हो जाता है। ठीक है, गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं होता। इससे ये कंपनी प्राय अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में स्थापित की जाती है। देखो, अल्प विकसित मतलब जब विकसित नहीं हुआ या तो पूरी तरीके से डेवलप हो गया, उन देशों में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। इन देशों में अधिकतर लोग गरीब होते हैं, लेकिन ये कंपनी केवल अमीर लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु निर्मित करती है। देखो, ये क्या करे कि ये जो कंपनी जो होती है ये बस उन्हीं प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं विकसित करती है जो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग जो होता है इसको कंज्यूम कर सके। ठीक है, निर्मित करती है, जैसे श्रृंगार का सामान, पेय पदार्थ, चॉकलेट आदि। ठीक है, भारतीय तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी के कुछ उदाहरण इन्होंने आपको क्या कहते हैं भारतीय तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके आपको एग्जांपल दे रखे हैं। आप इन एग्जांपल इसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है हमारा संयुक्त साहस, जॉइंट वेंचर। क्या होता है जॉइंट वेंचर? होता क्या है, जब दो व्यावसायिक उपकरण सामूहिक उद्देश्य व आपसी लाभ के लिए इकट्ठे होते हैं। देखो क्या कह रहा है कि जब दो व्यावसायिक उपकरण, जब दो ऐसे एंटरप्राइज जो किसी सामूहिक उद्देश्य के लिए या आपसी लाभ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो संयुक्त साहस का जन्म होता है। ठीक है, ये दो उपकरण निजी, सरकारी अथवा विदेशी कंपनी भी हो सकते हैं। ये जो दो उपकरण है आपके या तो निजी भी हो सकते हैं या सरकारी भी हो सकते हैं या विदेशी कंपनी भी हो सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के संदर्भ में संयुक्त साहस का अभिप्राय ऐसे उपकरण की स्थापना करने से जिसमें घरेलू उद्यमी तथा विदेशी उद्यमी दोनों स्वामित्व एवं प्रबंधन में भागीदारी होती है। देखो क्या करें, संयुक्त साहस में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के संदर्भ में अगर हम देखें तो संयुक्त साहस का मतलब ऐसे उपकरण की स्थापना करने से जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों को क्या कहते हैं हमारा इंक्लूड करा जाए। ठीक है, और इनका जो स्वामित्व एवं प्रबंधन में ये लोग भाग ले। इसके अंतर्गत या आयातक देश की कंपनी के साथ मिलकर व्यवसाय किए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आयातक देश की कंपनी के साथ ये लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के इस माध्यम को अपनाए जाने के लिए निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है कि जब एक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करना चाहती है लेकिन उसके पास पूंजी व मानव शक्ति की कमी होती है। ये क्यों अपनाते हैं कि जब कोई एक कंपनी जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना चाहती है लेकिन उसके पास पूंजी की कमी होती है, मानव शक्ति की कमी होती है, तो वो ये इस चीज को अपनाती है। दूसरा पॉइंट, जब कंपनी महसूस करे कि आयातक देश के स्थानीय साझेदार के साथ व्यवसाय करना लाभदायक रहेगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि जब कंपनी आयातक देश के स्थानीय साझेदार का वितरण व्यवस्था को लाभ उठाने के इच्छुक हो। संयुक्त साहस के लाभ क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स के क्या क्या फायदे। पहला, विदेशी बाजार में आसान से प्रवेश मिल जाता है इनको। जिन कंपनियों के पास पूंजी तथा मानव शक्ति की कमी है लेकिन वो विदेशी बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। देखो क्या करें कि जो कंपनी के पास कैपिटल कम है, ठीक है, मेन पावर कम है, ठीक है, तो लेकिन ये क्या है कि विदेशी बाजार में इनको प्रवेश करना चाह रही है तो वो संयुक्त साहस द्वारा ऐसी कर सकती है कि जब वो दो क्या कहते हैं एंटरप्राइज आपस में मिल जाए और आपस में मिलने के पास जॉइंट वेंचर बना ले, चाहे वो हमारा प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे हमारा विदेशी हो। ठीक है, तो वो आपस में मिलकर क्या कर सकती है, विदेशी बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकती है।
जोखिम में न्यूनता होती है। विदेशी बाजार व्यवस्था की जानकारी ना होने से उत्पन्न जोखिम को संयुक्त साहस द्वारा कम किया जा सकता है। देखो क्या करें, विदेशी बाजार व्यवस्था की जानकारी ना होने से क्या होता है कि उत्पन्न जो भी जोखिम होता है वो संयुक्त साहस द्वारा कम कर हम सकते हैं। स्थानीय भागीदारी को वहाँ के बाजार की पूरी जानकारी होती है। इसी प्रकार विदेशी सरकार की नीतियों से उत्पन्न जोखिम को भी समय रहते कम किया जा सकता है। तकनीकी लाभ है, इससे विदेशी कंपनी से साझेदारी करके भारतीय कंपनी एडवांस एवं नवीनतम तकनीकों का लाभ उठा सकती है। देखो क्या कहते हैं, विदेश की कंपनी से अगर हम साझेदारी कर ले एक तरीके से, तो क्या है कि जो हमारी भारत की जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस और नवीनतम नए नए तकनीकों का लाभ उठा सकती है। प्रतियोगिता ताकत, जब दो कंपनी मिलकर व्यवसाय करती है तो निश्चित रूप से उनमें प्रतियोगिता का सामना करने की ताकत बढ़ जाती है। लागतों में कमी, जब दो कंपनी मिलकर व्यवसाय करती है तो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना संभव होता है क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लगाना नहीं पड़ता, दोनों आपस में कैपिटल को इन्वॉल्व करते हैं। सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी क्या होता है हमारा? सार्वजनिक निजी साझेदारी का अभिप्राय परियोजनाओं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक लाभ हो, ठीक है, में प्रबंध विशेषज्ञता व वित्तीय सहयोग के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी से। देखो क्या कहे कि सार्वजनिक निजी साझेदारी का अभिप्राय ये होता है कि सरकारी परियोजनाओं में जिनका उद्देश्य सार्वजनिक लाभ हो, सरकार की जो भी काम वगैरह है, इनका उद्देश्य एक है कि सार्वजनिक लाभ हो, सभी लोगों को लाभ हो, और प्रबंध विशेषज्ञता व वित्तीय सहयोग के रूप में हमारा निजी क्षेत्र जो उसमें भागीदारी हो, ठीक है। जैसे हम पीपीपी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के मध्य एक दीर्घकालीन साझेदारी है जो मुख्यतः वित्त, डिजाइनिंग, व्यवहार में लाना तथा आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है, ठीक है। ये सुविधा परंपरागत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध की जाती है। और एक क्यों करी जाती है? सन 1990 से पीपीएस की स्थापना पूरे विश्व में तेजी से वृद्धि हुई। विकासशील तथा विकसित देशों की सरकारें आधारभूत सेवाओं की उन्नत आपूर्ति करने के लिए पीपीपी समझौतों का प्रयोग कर रही है कि जो हमारा विकासशील और जो विकसित देश है उन सरकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा इन सेवाओं को उन्नत और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आपूर्ति करने के लिए पीपीपी समझौतों का प्रयास करने का प्रयोग करा है। क्यों? ताकि इससे क्या होगा, हमारा सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों मिलके जो है आपस में काम करेगी। सरकारें आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्र पीपीएस का प्रयोग करे। जैसे हमारा आ गया यातायात, सड़क, रेलवे व टोल, पुलिस में आधे प्राइवेट आधे गवर्नमेंट होते हैं, शिक्षा, स्कूल, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य, अस्पताल हमारा आ गया, रद्दी माल प्रबंधन, ठीक है, ये सारे हमारा आ गया। पीपीएस की विशेषता, क्या क्या फायदे इसके? पहला, पीपीएस का संबंध उच्च प्राथमिकता वाली सरकार द्वारा नियोजित परियोजनाओं से, कि उच्च प्राथमिकता मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देना सरकार को, और ऐसे परियोजनाओं से देना जो गवर्नमेंट के थ्रू की जा रही हो, ठीक है। पीपीएस का मुख्य उद्देश्य उच्च किस्म की सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कौशल विशेषज्ञता का अनुभव को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। पीपीएस की सरकार को उसकी बजटीय व उधार लेने की सीमाओं से मुक्त करने के लिए, जो सरकार जो होता है जब उधार ले लेती है तो उसको एक अपना बजट तैयार करके चलना पड़ता है अपनी लायबिलिटी को चुकाने के लिए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मुक्त करने के लिए वो पीपीएस की को अपनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पीपीएस का प्रयोग उन सरकारी परियोजना में किया जाता है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक लाभ हो, ठीक है। परियोजना लागू करने में तेजी लाने तथा कम समय में काम को पूरा करने में सहायता करती है। जोखिम को सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विभाजित करती है। सरकार सेवाओं की किस्म तथा लागतों के लिए उत्तरदायी रहती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ तक आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है और चैप्टर जो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या कहीं भी लगता है आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होंगे। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले एंड मैं और भी ज़्यादा वीडियो जो है वो आपके लिए ला सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।